राधे राधे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये हमारी एमसीक्यू से संबंधित क्लास रहेगी कोशिका वाले चैप्टर से। इससे पहले के चैप्टर की एमसीक्यू क्लासेस में ले चुका हूं। अब ये कोशिका चैप्टर की आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस पूर्ण हो चुकी थी। आज हम कोशिका के एमसीक्यू की क्लास शुरू करेंगे। यह पहली क्लास रहेगी। एमसीक्यू की एक क्लास और आएगी आपके कोशिका चैप्टर से संबंधित। तो इस जो पहली क्लास में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनको लगाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन हम पूर्ण करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? जो कोशिका रहती है दोस्तों, इसमें राइबोसोम अगर अनुपस्थित नहीं रहेगा तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ए ऑप्शन उत्सर्जन, बी श्वसन, सी प्रोटीन संश्लेषण और डी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो जो राइबोसोम है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो राइबोसोम अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण है यह कार्य संपादित नहीं होगा। अब राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, याद रखना। प्रोटीन की फैक्ट्री भी किसे कहा जाएगा? राइबोसोम को ही कहा जाता है। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री। और कोशिका का इंजन भी राइबोसोम को कहा जाता है। यह दोनों नाम भी आप याद रखें, कोशिका का इंजन और प्रोटीन की फैक्ट्री, दोनों ही नाम से राइबोसोम को ही जाना जाता है। और अगर राइबोसोम कोशिका में उपस्थित रहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ए ऑप्शन है भोजन का ऑक्सीकरण, बी भोजन का अवशोषण, सी भोजन का पाचन और डी है भोजन का अवकरण। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। जो कोशिकीय श्वसन है इसका सक्रिय स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी गाल्गी काई, सी लाइसोसोम और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कोशिकीय श्वसन है इसका सक्रिय स्थल है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका अन्य नाम अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम की बात करें तो इसको कॉन्ड्रियोसोम भी बोलते हैं, याद रखना, कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो वह कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा? ए ऑप्शन है रिक्तिकाएं, बी लवक, सी कोशिका भित्ति और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो पादप कोशिका है दोस्तों केवल रिक्तिकाएं, लवक और कोशिका भित्ति, ये तीनों केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। तो जो पादप कोशिकाएं हैं इनमें ही ये तीनों चीजें पाई जाएगी। जंतु कोशिका की बात करें तो जो जंतु कोशिका में ये तीनों चीजें क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। तो ऐसी कौन से कोशिका केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो जो डी ऑप्शन है आपका ये इसका आंसर रहेगा। रिक्तिकाएं, लवक और कोशिका भित्ति तीनों पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं के बारे में कई जगह ऐसा लिखा रहता है कि न के बराबर या बिल्कुल अनुपस्थित रहती है। तो एक तरह से आप जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं को अनुपस्थित ही माने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है फूलों की कोशिकाओं में, बी पत्तियों की कोशिकाओं में, सी ऑप्शन है जड़ों की कोशिकाओं में और डी ऑप्शन है तनों की कोशिकाओं में। तो अवर्णीय लवक जो है दोस्तों ये जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णीय लवक वहां पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता। एक तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाएंगे, तनों की कोशिकाओं में भी पाए जाएंगे, लेकिन भूमिगत तनों की। अगर यहाँ तनों की कोशिकाओं की जगह यहाँ पर भूमिगत तने लिखे रहते तो यह ऑप्शन भी हमारा सही माना जाता, फिर सी और डी दोनों ऑप्शन सही रहते। लेकिन बस जड़ों की कोशिकाओं में लिखा हुआ है इसलिए हमने सी ऑप्शन को सही माना है। तनों की बात करें तो भूमिगत तनों में, भूमिगत तनों की कोशिकाओं में, भूमिगत तनों की कोशिकाएं अगर लिखा रहता यहाँ पर तो डी ऑप्शन भी हमारा सही माना जाता। लेकिन जो अवर्णीय लवक है मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे? जड़ों और भूमिगत तनों में, या जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। जो पत्तियां हैं इनको हरा रंग कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और डी टोनोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों यह जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, हरे रंग को छोड़ के अन्य रंग जो है वो क्रोमोप्लास्ट प्रदान करेगा, लेकिन जो पत्तियां रहती है इनका हरा रंग दोस्तों क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो सी ऑप्शन जो रहेगा ये हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। और यही हम अगले प्रश्न में बात करें कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। जो कोशिका है इसकी आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम। अगर हम इसमें बात करें कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाएगा तो इस प्रश्न में जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है दोस्तों इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से
जाना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, यह क्या करता है लाइसोसोम, जो कोशिकाएं रहती है टूटी फूटी कोशिकाएं, उन कोशिकाओं का क्या कर देता है, पाचन कर देता है या एक तरह से उनको खत्म कर देता है। तो जो लाइसोसोम रहता है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। जो फूल और बीज रहते हैं इनको विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और डी ऑप्शन है टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट है दोस्तों, ये हमारा आंसर रहेगा बी ऑप्शन। जो क्रोमोप्लास्ट है यही फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता था? पत्तियों को हरा रंग, ठीक है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। पत्ती जो रहती है उनको हरा रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट करेगा। और फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के लिए और क्रोमोप्लास्ट फूल और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करने के लिए। एक तरह से जो क्रोमोप्लास्ट रहता है ये हरे रंग को छोड़ के अन्य रंग प्रदान करता है, हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग जो है प्रदान करेगा, ठीक है। कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन है खनिज, बी वसा, सी प्रोटीन और डी जल। तो जो जल है दोस्तों ये क्या रहता है? 80% से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका में एवं जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? अब कौन सी ऐसी चीज है जिसकी उपस्थिति की वजह से पादप और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाएगा? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी केंद्रक और डी कालजिकाई। तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और गोलजिकाई ये तो तीनों में ही पाए जाते हैं। ये तीनों किसमें? जंतु और पादप कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। जो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कालजिकाई है जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। लेकिन अंतर किसकी वजह से पता चलेगा? तो वो पता चलेगा कोशिका भित्ति की वजह से। जो कोशिका भित्ति है दोस्तों यह पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो ए ऑप्शन जो रहेगा हमारा आंसर रहेगा। इसी की वजह से हम इन दोनों में अंतर पता कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, कोशिका अंगक जो मुख्यतः पाचक एंजाइमों के संग्राहक के रूप में कार्य करता है, ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है जो मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के जो है संग्राहक के रूप में कार्य करेगा? ये ऑप्शन है धानी, बी ऑप्शन है राइबोसोम, सी ऑप्शन है लाइसोसोम और डी ऑप्शन है गार्जिकाई। तो जो लाइसोसोम है दोस्तों ये क्या करता है? पाचक एंजाइमों के संग्राहक के रूप में कार्य करता है कोशिका के अंदर। और इसी लाइसोसोम को, ये जो लाइसोसोम है इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं, याद रखना, कोशिका का एटम बम, कोशिका के एटम बम के नाम से भी इसको क्या करते हैं? जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है लिकोप्लास्ट, बी ऑप्शन है रिक्तिकाएं, सी ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट और डी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है दोस्तों इसको कोशिका का क्या कहा जाता है? रसोई घर भी कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट मतलब एक तरह से हरित लवक की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट में आप एक तरह से हरित लवक की नाम भी याद रखें, हरित लवक के नाम से भी आ सकता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें गाल्जिकाई का मुख्य कार्य। जो गाल्जिकाई है इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन शुरू करना, बी ऑप्शन है पाचक रस उत्पन्न करना, सी ऑप्शन है श्वसन और डी ऑप्शन है स्त्रावी। तो जो गाल्जिकाई है दोस्तों इसका मुख्य काम क्या है? स्त्रावी का कार्य करता है। ये आपको मैंने थ्योरी वाली क्लास में पॉइंटों में भी लिखा रखा है। जो गाल्जिकाई रहेगा यह प्रोटीन संश्लेषण के साथ क्या करेगा? स्त्रावी की तरह भी कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ए ऑप्शन है डी डुवे, बी ऑप्शन है आल्टमान, सी ऑप्शन है पेलेट और डी ऑप्शन है टी बोवेरी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी दोस्तों वो आल्टमैन ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता? जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका इसके द्वारा कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? ए ऑप्शन है द्रव्यों का अभिगमन, बी ऑप्शन है लिपिड का संश्लेषण, सी ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण और डी ऑप्शन है स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण। तो जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है ये अंतर्द्रव्यी जालिका नहीं करती। द्रव्यों का अभिगमन, लिपिड का संश्लेषण और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण ये तीनों ही कार्य अंतर्द्रव्यी जालिका करती है दोस्तों। सी ऑप्शन जो रहेगा आपका आंसर रहेगा। फ्री वाली क्लास में मैंने आपको पॉइंट लिखाए थे अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्यों के, उसमें ये तीनों ही पॉइंट लिखे हुए। द्रव्यों का अभिगमन तो अपने आप ही पता चल रहा है क्योंकि जालिका है, अंतर्द्रव्यी जालिका है तो अपने आप द्रव्यों का क्या करेगी? अभिगमन करेगी। यह तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। बाकी जो प्रोटीन का संश्लेषण है यह कार्य अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम बात करें, लाइसोसोम कार्य करते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण में, बी वसा संश्लेषण में, डी प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में और सी ऑप्शन है प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग और डी ऑप्शन है अंतःकोशिकीय पाचन में। तो जो लाइसोसोम है दोस्तों ये क्या करता है? अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है, इसीलिए इसे कोशिका की
आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंतःकोशिकीय पाचन करता है। नेक्स्ट हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं इसमें 2 वलय रहती है, तो उसमें भीतरी वलय को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ऑक्सीसोम, बी क्रिस्टी, सी मैट्रिक्स और डी माइक्रोसोम्स। तो इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा क्रिस्टी। जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है इसके जो भीतरी वलय है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। थ्योरी में आपके मैंने लिखाया था, पॉइंट याद रखना, आप थ्योरी को देख लेना एक बार। नेक्स्ट हम बात करें जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो जीवद्रव्य है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन है हिचिंसन, बी डार्विन, सी पुरकिंजे और डी ऑप्शन है जॉन रे। तो जो पुरकिंजे है इनके द्वारा जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कोशिका भित्ति होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये कैसी होती है? ऑप्शन है पारगम्य, बी अर्ध पारगम्य, सी है अपारगम्य और डी ऑप्शन है चयनात्मक पारगम्य। तो कोशिका भित्ति दोस्तों कैसी होती है? पारगम्य होती है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? जो कोशिका है दोस्तों इसका ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाएगा? ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी, सी न्यूक्लियस और डी है राइबोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्रोटीन संश्लेषण है कोशिका में कहाँ होगा? ए ऑप्शन है सेंट्रोसोम में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में और डी गोल्गी में। तो जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है दोस्तों ये कहाँ होगा? राइबोसोम में। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिका रहता है इसमें सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी क्रोमोप्लास्ट और डी अंतर्द्रव्य जालिका। तो जो कोशिका भित्ति है यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और यह कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। याद रखना, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाएगी, जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। और पादप कोशिका का भी सबसे बाहरी आवरण क्या रहेगा? कोशिका भित्ति रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ये ऑप्शन है जीवाणु, बी यीस्ट, सी कवक और डी हरे शैवाल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये जीवाणु में क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। यीस्ट, कवक और हरे शैवाल में यह पाया जाता है। इस प्रश्न को आप सीधा याद रखें, इन तीनों ऑप्शन को याद रखना। यीस्ट, कवक और शैवाल इन तीनों में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, लेकिन जो जीवाणु रहेंगे इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट हम बात करें कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। जो कोशिका है इसकी क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन है जीवद्रव्य द्वारा, बी ऑप्शन है केंद्रिका द्वारा, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा और डी ऑप्शन है केंद्रक द्वारा। तो जो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां दोस्तों वो केंद्रक द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। नेक्स्ट हम बात करें गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। जो गुणसूत्र शब्द है ये किसने प्रदान किया? ऑप्शन है सुटन, बी वेगनर, डी वाल्डेयर और सी वाल्डेयर और डी ऑप्शन है हाफमिस्टर। तो जो वाल्डेयर है इन्होंने क्या किया था? गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में याद रखें। वाल्डेयर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था? गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। नेक्स्ट हम बात करें कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। जो कोशिका है इसका कंकाल तंत्र भी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी अंतःद्रव्य जालिका और डी लाइसोसोम। तो जो अंतःद्रव्य जालिका रहती है ईआर, जिनको शॉर्ट रूप में ईआर बोला जाता है, यही क्या काम करती है? कोशिका का कंकाल तंत्र के रूप में भी कार्य करती है, या इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। तो कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाएगा? अंतःद्रव्य जालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कोशिका का यातायात प्रबंधक कहलाता है। जो कोशिका है इसका यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है गोल्गी, सी लाइसोसोम और डी तारक। तो जो गोल्गी है दोस्तों इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। जो प्रोटीन निर्माण का सबसे सक्रिय स्थल कौन सा है? ए है राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम और डी गोल्गी। तो जो राइबोसोम है दोस्तों यह प्रोटीन निर्माण का क्या है? सक्रिय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी, सी अंतःप्रद्रव्य जालिका और डी राइबोसोम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो रहती है इन्हें ही हम क्या कहते हैं? कोशिकाओं में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार अनियमित शाखाएं जो रहती है या नलिकाएं जो रहती है उन्हीं को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? जो सेल एक तरह से बात करें कोशिका, हिंदी में इसे कोशिका कहते हैं। सेल नाम किस वैज्ञानिक
ने सर्वप्रथम दिया? तो ए ऑप्शन है ल्यूवेनहाक, बी ब्राउन, सी फ्लेमिंग और डी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो ल्यूवेनहाक, ब्राउन, फ्लेमिंग और रॉबर्ट हुक में जो कोशिका नाम जो सबसे पहले वैज्ञानिक ने दिया वो वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। अब इसका एक पार्ट सेकंड और आएगा जिसमें हम कुछ एमसीक्यू और लेंगे ताकि कोशिका से चैप्टर से संबंधित लगभग आपके बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे एमसीक्यू से संबंधित, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए एक तरह से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।